हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम मिसलेनियस यानी विविध के अंतर्गत कई सारे टॉपिक कवर करेंगे जो लास्ट टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारे नई चीज़ें इसमें जानने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यूपी पीसीएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी के जो आरओ के एग्जाम है वीडियो वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं या फिर जो टेस्ट वगैरह हैं उसको ज्वाइन करने के लिए ग्रुप की डिटेल्स आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर ले सकते हैं और डिटेल पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। और टेलीग्राम फ्री वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें बहुत सारे क्विजेज वगैरह दिए जा रहे हैं और डेली का यूपी पीसीएस के लिए लास्ट टाइम के लिए टारगेट वाइज वीडियो वहां पर सेंड किए जा रहे हैं और लास्ट में रात में उसका जो है क्विज भी वहीं पर होता है। फ्री टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, पहला क्वेश्चन है। तो ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा जो केवल शांति का जो नोबेल होता है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन बाकी सारे नोबेल देता है और नॉर्वे के द्वारा केवल शांति का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1901 में हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी संपत्ति जो है नोबेल पुरस्कार के माध्यम से दी जाए। तो 1901 से इसको देने की शुरुआत हुई और पहले ही जब इसको दिया जाता था तो भौतिकी में यानी फिजिक्स में, रसायन केमिस्ट्री में, चिकित्सा यानी मेडिसिन में, साहित्य में, लिटरेचर में और शांति के क्षेत्र में यानी पीस के क्षेत्र में इसको दिया जाता था। लेकिन 1969 से इसको इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। तो टोटल अब कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो अब 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है। तो सबसे पहले जो भारतीय नोबेल जिनको मिला था वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 में। इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि के लिए। इसके अलावा सीवी रमन को मिला था, जो चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में इनको मिला था। जो इनका प्रयोग था भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला था, प्रकाश विकिरण की जो इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और ये खोज इन्होंने की थी 1928 में। ये खोज इन्होंने की थी 1928 में और नोबेल मिला था 1930 में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था नोबेल 1968 में और इनको जो मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था आनुवंशिक कोड के लिए। मदर टेरेसा वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था, काफ़ी मानवहित में इन्होंने काम किए थे। तो 1979 में इनको नोबेल मिला था, 1979। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको मिला था 1998 में। वेंकट रमन रामकृष्णन को राइबोसोम संरचना यानी चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला था, वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को ये बच्चों के लिए कार्य करने के लिए शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला था 2014 में। अभिजीत बनर्जी को गरीबी के लिए इनके जो प्रयोग थे, अर्थशास्त्र मतलब गरीबी को खत्म करने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयोग किए थे, तो अर्थशास्त्र का इनको नोबेल मिला था अभिजीत बनर्जी को। इसके अलावा गांधी जी को 5 बार नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था लेकिन इनको नोबेल नहीं मिला। कब कब किया गया था? तो 1937 में, 38 में, 39 में, उसके बाद 1947 और 48 में। तो 5 बार इनको नामित किया गया लेकिन चुना नहीं गया था। तो पूछा जाता है कि निम्न में से किसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था या फिर इनमें से किसको मिला था? तो इतने लोगों को मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इनका नाम था जी शंकर कुरूप। 1965 में इनको मिला था। मलयालम की भाषा में इनको पुरस्कार मिला था, मलयालम भाषा के लिए इनको पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी थी। 1976 में इनको मिला था और ये बांग्ला भाषा की लेखिका थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कौन सी मूर्ति प्रदान की जाती है? तो पैसे दिए जाते हैं और मूर्ति प्रदान की जाती है। तो किसकी मूर्ति है? वाग देवी की। इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब 2021-22 के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो दामोदर माउजो को मिला है, जो कि कोंकणी भाषा में लिखते हैं, दामोदर माउजो। और अभी 2023 वाला अनाउंस नहीं हुआ है। हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। उर्वशी इनकी जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये पहला हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 1991 में ही दोनों की शुरुआत हुई थी, सरस्वती सम्मान की भी और व्यास सम्मान की भी। पहला जो सरस्वती सम्मान था वो हरिवंश राय बच्चन को मिला था और पहला व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला था। जो 32वां सरस्वती सम्मान इस बार दिया गया है वो शिव शंकरी को दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिव शंकरी को इस बार सरस्वती सम्मान दिया गया है। इनके संस्मरण है इनका सूर्यवंशम के लिए इनको मिला है। और जो 32वां व्यास सम्मान है वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। इनका जो उपन्यास है पागलखाना के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे। तो पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। तो पहले जो विजेता थे वो थे विश्वनाथन आनंद, शतरंज से संबंधित व्यक्ति। 2023 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है वो अचंता शरद कमल को मिला है, टेबल टेनिस से संबंधित है ये।
नेक्स्ट बात करेंगे इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे भारतीय, ये थे मिहिर सेन। प्रथम व्यक्ति मिहिर सेन थे। और ये जो इंग्लिश चैनल है फ्रांस और यूके के बीच में है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो अप्सरा था, 1956 में बना था। और सेकंड वाला था साइरस जो कि 1960 में बना था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ट्रॉम्बे में स्थित है, मुंबई में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, AK मोहंती। और ये जो बार्क है इसका नाम बार्क कब पड़ा था, मतलब वैसे तो काफ़ी टाइम से इसमें काम चल रहा था, लेकिन ये बार्क संस्थान बना था 1967 में। इसका नाम बार्क हुआ था 1967 में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCR का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। अब कुछ पुस्तक और उसके लेखक के नाम है, इसको देख लेना है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट करते हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है पुस्तक, ये एडम स्मिथ की है। रिपब्लिक पुस्तक जो है प्लेटो की है। और एशियन ड्रामा जो है गुरनार मिर्डल की है। ओडिसी और इलियड ये पुस्तकें जो हैं होमर की हैं। मदर इंडिया के लेखक हैं कैथरीन मेयो। पॉलिटिक्स के लेखक हैं अरस्तु। मीन कैम्प के लेखक हैं एडोल्फ हिटलर। और इटर्नल इंडिया के इंदिरा गांधी लेखक हैं। और फ्रीडम एट मिडनाइट ये इसमें से कई सारे पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लॉपिली। तो ये इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली पुस्तकें थी। नेक्स्ट बात करेंगे पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, तो विनोबा भावे थे। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही भी विनोबा भावे ही थे। और दूसरे सत्याग्रही अगर पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह के, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अराविले आश्रम के संस्थापक कौन थे, तो अरविंद घोष थे। और इसके अलावा ये अरविंद घोष जो थे पहले राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये संन्यास ले लिया था इन्होंने। तो ये अराविले आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में की थी, ये कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। और विश्व भारती को जो है पहला हेरिटेज यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया है। प्रथम भारत रत्न विजेता कौन थे, तो 1954 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। तो पहला कहा जाता है जिसको भारत रत्न मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। उसके बाद C राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन तीनों लोगों को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, और ये C चंद्रशेखर वेंकट रमन वही हैं जिनको नोबेल मिला था 1930 में। 2019 में किसको किसको भारत रत्न मिला था, तो अभी कुछ साल से 2-3 साल से किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला है। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला था। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था और मदन मोहन मालवीय को मिला था। ये पूछ लिया जाता है कई बार, अटल बिहारी वाजपेयी वाला 2015 में इनको मिला था, मदन मोहन मालवीय के साथ ही। 2014 में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिला था, इसके साथ चिंतामणि नगेशर रामचंद्र राव को मिला था। 2008 में भारत रत्न भीमसेन जोशी को मिला था, 2008 में भीमसेन जोशी। और 2001 में जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, लता मंगेशकर को और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला था। तो इनमें से पूछ लिया जाता है, जो कुछ फेमस नाम है इनमें से पूछ लिया जाता है किसको भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ था, तो लता मंगेशकर को हुआ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, भीमसेन जोशी, सचिन तेंदुलकर वगैरह, तो इन सभी को मिला है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख व्यक्ति हैं जैसे पंडित रविशंकर को, अमर्त्य सेन को, गोपीनाथ बारदोलोई, इन लोगों को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और सुब्बा लक्ष्मी, C सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 1998 में इनको मिला था भारत रत्न। इसके अलावा APJ अब्दुल कलाम को 1997 में, और इन्हीं के साथ अरुणा आसफ अली और गुलजारी लाल नंदा को भी मिला था। इसके अलावा मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और एक ही साल पहले इनको नोबेल भी मिला था 1979 में, जो भी हमने देखा था। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था, तो देविका रानी को मिला था 1969 में। और दादा साहेब पुरस्कार जो अभी 2023 वाले हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वाले अवार्ड, ये इसमें बेस्ट फिल्म किसको कहा गया है, तो द कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को कहा गया, और बेस्ट एक्ट्रेस जो है गंगूबाई के लिए आलिया भट्ट को। बेस्ट एक्टर कहा गया है रणबीर कपूर को, और किस मूवी के लिए, तो जो ब्रह्मास्त्र मूवी आई थी, अच्छी बिल्कुल नहीं थी लेकिन इनको मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे पुस्तक और लेखक, तो कुछ पुस्तकें हैं जो इंपॉर्टेंट में पूछी जाती हैं। तो इन अ फ्री स्टेट जो है ये VS नायपाल को के इसके लेखक हैं VS नायपाल। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान रश्दी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की अरुंधति रॉय। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इसकी किरण देसाई हैं। वाइट टाइगर के अरविंद अडिग हैं। तो ये इतनी पुस्तकें इंपॉर्टेंट थी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं CSIR के द्वारा। कुछ सितार वादक यहाँ पर कौन कौन है, तो पंडित रविशंकर हैं, विलायत खां हैं, उमा शंकर हैं। संगीत वाला हमने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाके संगीत घराने वाले जो UPPCS प्लेलिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है संपूर्ण वाली प्लेलिस्ट, उसी में जो है सभी जो संगीत घराने हैं उसको देख सकते हैं।
सितार की बात करें तो पंडित रविशंकर, विलायत खां, उमाशंकर। तबला वादक से संबंधित जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज और किशन महाराज। देखिए बाकी सभी महाराज जो हैं कत्थक वाले होते हैं लगभग, और तबला वादक में यही दो आते हैं, गुदई महाराज और किशन महाराज, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सरोद की बात करें तो अमजद अली खां सरोद वादक और जरीन दारूवाला जो फेमस नाम है। शहनाई की बात करें तो बिस्मिल्लाह खां इसके लिए फेमस है। कुछ लोक कला और राज्य अगर मैचिंग में आ जाए तो रंगोली जो है ये महाराष्ट्र की है, साथिया लोक कला जो है गुजरात की है, गोदना बिहार का है, अहपन जो है बिहार का है, मंडेला जो है राजस्थान का है, चौक पूरा जाता है जो ये यूपी का है, और मेहंदी जो है ये राजस्थान की है। 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषाएं, इनमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन सा संविधान संशोधन था या कब कौन सी जोड़ी गई? तो 21वां संविधान संशोधन जो था 1967 में ये आया था, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था सबसे पहले 8वीं अनुसूची में। अभी जो है 22 भाषाएं टोटल हो गई हैं इसमें 8वीं अनुसूची में। 71वां संविधान संशोधन जो है इसमें इसको 1992 में लाया गया था, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली इसमें जोड़ी गई। फिर 92वां मतलब 92वां संविधान संशोधन आया 2003 में, इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली ये चारों जो हैं 2003 में जोड़ी गई। राज्यसभा सदस्य जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे वो कौन कौन थे? तो लगभग सभी जितने भी प्रधानमंत्री बनते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं, किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, लेकिन ये सभी राज्यसभा के थे। तो इंदिरा गांधी इसमें, एच.डी. देवगौड़ा है, आई.के. गुजराल है और मनमोहन सिंह है। नेक्स्ट बात करेंगे नए राज्य और इसकी स्थापना। हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा राज्य कब बना था, और यहाँ पे हम पूर्ण राज्य की बात करें, जैसे कुछ हिस्सा पहले केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है उसके बाद राज्य बनता है, तो पूर्ण राज्य कब बने वही डेट यहाँ पर देख रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश जो है 1 अक्टूबर 1953 में, 1953 में, बस यही इतना याद रखना है। महाराष्ट्र जो है 1960 में, और गुजरात भी 1960 में, 1 मई को दोनों, 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 में, 1 दिसंबर 1963 में। हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा की स्थापना हुई। हिमाचल प्रदेश जो है 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी को जो है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी, 21 जनवरी 1972। फिर सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी, 26 अप्रैल 1975 में। 1974 में इसका अधिनियम आ गया था, जो एक्ट आ गया था, बन गया था, और 1975 में स्थापना हो गई थी। मिजोरम की बात करें और अरुणाचल प्रदेश दोनों एक ही बार मतलब एक ही दिन, 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 को 2 राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है गोवा की स्थापना कब हुई थी? तो गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को, इसी साल में हुई थी, 87 में ही। नेक्स्ट बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो 1 नवंबर सन 2000 को, और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, तीनों 2000 में, सन 2000 में बने थे। पहले छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को और झारखंड 15 नवंबर को। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड बिहार से। तेलंगाना जो सबसे रिसेंट में बना राज्य वो 2 जून 2014 में बना था। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव कौन करता है? जो भारत में जो बाहरी मुद्राएं आती हैं, विदेशी मुद्राएं, उनको कौन देखता है? तो आरबीआई के द्वारा इसकी देखरेख की जाती है, रखरखाव किया जाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत में सकल जीडीपी का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मतलब जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होता है? तो सर्विस सेक्टर का होता है, यानी सेवा क्षेत्र का, 9.1%। उसके बाद अभी की बात की जा रही 2023 की, जो 2022 से 23 के बीच की आर्थिक समीक्षा है उसकी बात। औद्योगिक क्षेत्र सेकंड नंबर पर है, यानी इंडस्ट्रियल एरिया 4.1%, और कृषि क्षेत्र जो है 3rd नंबर पर है, 3.5% इसका हिस्सा रहता है जीडीपी में। नेक्स्ट बात करेंगे मुद्रास्फीति आंकलन के लिए सर्वाधिक प्रचलित क्या है? तो होलसेल जो प्राइस इंडेक्स होता है, यानी WPI, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। वर्तमान की बात करें तो हमारा WPI के तहत जो मुद्रास्फीति है, यानी महंगाई दर है, वो 11.5% है, और CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत 6.8 है। ये दोनों याद रखना है, WPI के तहत 11.5 है और CPI के तहत 6.8 है। नेक्स्ट बात करेंगे देश में प्राकृतिक पूंजी किसको कहा जाएगा? तो वन वगैरह होते हैं, जंगल जो, या फिर खनिज जो है, भूमि वगैरह, ये सभी जो है हमारी प्राकृतिक पूंजी है। अगर इसके अलावा रोड वगैरह आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, तो ये प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित है। सुरेश तेंदुलकर समिति, इसका गठन कब हुआ था? तो 2004 में हुआ था, गरीबी से संबंधित है ये। रिपोर्ट इसने 2009 में सौंपी थी, और इसने कहा था कि गरीबी रेखा के नीचे अभी कितने लोग हैं? तो 37.2% इन्होंने कहा था उस टाइम पे।
और इसके अलावा जो गरीबी से संबंधित और भी समितियां हैं, VM दांडेकर एंड रथ समिति, ये 1971 में आई थी। अलग समिति 1979 में आई थी। लकड़ावाला समिति 1993 में और रंगराजन समिति 2012 में। नेक्स्ट बात करेंगे, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम कहाँ चालू हुआ था, तो 1952 में इंडिया में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन कोई असर इसका नहीं पड़ा। अभी हमारी जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वाभिमान योजना, ये 2011 में आई थी और इसका संबंध किससे है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग से संबंधित है। ये सबके पास बैंक खाते वगैरह हो, तो इसलिए 2011 में आई थी। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, ये कब आया था, तो ये 2008 में आया था। और वर्तमान में असंगठित क्षेत्र से जो संबंधित श्रमिक होते हैं, यानी मजदूर होते हैं जो किसी तरह की पक्की नौकरी में नहीं है, तो उनके लिए श्रम योगी मानधन योजना भी चल रही है। 2019 में आई थी ये। इसमें 18 से लेकर 60 वर्ष के लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद 60 साल के बाद जो है उनको पैसे वगैरह मिलते हैं, मिनिमम 3000 रुपये जो उनको मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, 23वां जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो विजय केलकर थे। 14वें के वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे और 15वां वित्त आयोग अध्यक्ष अभी वाला है, तो इसके NK सिंह है। 2020 से 2025 तक के लिए है ये 15वां वित्त आयोग। पहले जो अध्यक्ष थे वित्त आयोग के वो थे KC नियोगी। नेक्स्ट बात करेंगे, धारणीय विकास के लिए यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विद्युत का स्रोत क्या क्या होना चाहिए, तो जल विद्युत होगी या मतलब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होती है, सौर ऊर्जा होगी, तो ये सभी चीज़ें जो है हमेशा के लिए होती है, सस्टेनेबल विद्युत होती है ये। वैसे अगर ताप विद्युत का बात कहा जाए, जो कोयला वगैरह से बिजली बनती है, वो हमेशा के लिए नहीं चल सकती। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। अब जो मेनली है ये धान जो सबसे ज़्यादा जानी जाती है, और बाकी की जो फसलें हैं कि ये उत्तर भारत की बात की जा रही है। कुछ कुछ ऐसे राज्य होते हैं, जैसे चावल की फसल देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल में एक ही साल में 3 बार उगाई जाती है, 4 बार उगाई जाती है। तो इस तरह की जो है अलग अलग एरिया की बात होती है खरीफ की फसलों में, रबी की फसलों में, लेकिन मेनली यही है उत्तर प्रदेश में। रबी की फसलों की बात करें तो गेहूँ है, जौ, चना, जो आपको ठंडी में खेतों में फसलें दिखती हैं वो सभी रबी की फसलें हैं। मटर हो गई, सरसों, मसूर, अलसी, आलू, ये सभी रबी की फसलें हैं। तंबाकू उत्पादन में भी पहले नंबर पे कौन है, तो गुजरात है, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश सेकंड पे है और उत्तर प्रदेश थर्ड पे है। नेक्स्ट है यहाँ पर सीमा, जो सीमा कर या मतलब सीमा वाला जो टैक्स होता है, या सेवा टैक्स मतलब सर्विस टैक्स, ये सभी कौन वसूलता है, तो भारत सरकार के द्वारा वसूला जाता है। टोल टैक्स जो होता है इसको राज्य सरकार लेती है। उदारीकरण यानी जो लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन या भूमंडलीकरण जो होता है यानी ग्लोबलाइजेशन, जो LPG रिफॉर्म आया था ये कब आया था, 1991 से 92 के बीच में। सरकार किसकी थी, तो नरसिम्हा राव की उस टाइम पे सरकार थी। गांधी जी का जो अर्थव्यवस्था का सिद्धांत था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था, वो किस पे चलती थी, तो न्यास के सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर चलती थी, जिसमें जो कंपनी का मालिक होगा वो स्वयं को मालिक नहीं समझ के काम करे, तब उसको कहते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करेंगे, त्वरित अवस्थापना विकास कोष की स्थापना। ये त्वरित अवस्थापना विकास कोष की स्थापना नाबार्ड के द्वारा की गई थी 1995-96 के बीच में। इसमें जो है क्या क्या आता है, ग्रामीण एरिया का डेवलपमेंट करने की इसमें बात आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति कैसे होगी, ग्रामीण सड़कें कैसे रहेंगी, और ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सभी इसमें शामिल था। ग्रामीण उद्योग इसमें शामिल नहीं थे, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका था, ग्रामीण उद्योग इसमें शामिल नहीं थे। आर्थिक वृद्धि मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा, तो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय जो है ये किसी देश की आर्थिक वृद्धि मापने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक बैंक कौन कौन से होते हैं, तो जो मुख्य प्रवर्तक है वो है IDBI बैंक। इसके अलावा LIC, बहुत सारे बैंक इसके प्रवर्तक हैं। LIC है, SBI है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है। ये चीज़ें मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कौन से बैंक थे उसमें ऑप्शन में, तो ये सभी बैंक उसमें शामिल थे जो NSE के जो प्रवर्तक बैंक है। NSE की स्थापना हुई थी 1992 में, और किस समिति की सिफारिश पर, तो फेरवानी समिति। स्वाधार योजना 2001-2 के बीच में आई थी। कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए जो ये योजना थी स्वाधार योजना, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या था, तो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़कें, ये सभी देखना इसका काम था ग्रामोदय योजना का। दाल उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान कौन सा है, तो पहले नंबर पर है, उत्पादन में भी और उपभोग में भी। अब दालों का निर्यात किया जाता है, पहले नहीं किया जाता था। पहले जितनी दाल हमारे यहाँ उत्पादन होता था उतना हम सब खा के ख़त्म कर देते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में बेरोजगारी दर कितनी है, तो 7.8% है। वर्तमान की बात की जा रही है अप्रैल 2023 की।
नेक्स्ट है फेरा क्या है, तो फेरा आया था 1973 में, जिसके द्वारा जो हमारे यहाँ फॉरेन से जो पैसा वगैरह आता है उसका रेगुलेशन होता था। तो फेरा का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, 1973 में आया था। और अब फेरा के स्थान पर फेमा आ गया है, तो फेमा आया था 1999 में, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। और इस फुल फॉर्म बहुत इसका इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एक आध शब्द चेंज करके। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा का फुल फॉर्म है। और फेमा लागू कब हुआ था, तो लागू 2002 में हुआ था, 1999 में आया, लागू 2002 में हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रीन इंडेक्स यानी हरा सूचकांक, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है किसी भी देश की वेल्थ मतलब जो उसकी प्रॉस्पेरिटी है उसको चेक करने के लिए। इसके 3 आयाम होते हैं, तो इसका प्रोड्यूस एसेट कितने हैं किसी कंट्री में, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं वहाँ पर, या ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं वहाँ पर। इन तीनों चीज़ों को देखकर ग्रीन इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। इसमें कृषि और वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई थी, तो 4% की वृद्धि हुई थी इसमें। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्योंकि लास्ट वाली ये योजना थी पंचवर्षीय योजना। दारा सिकोच जो थे ये किस सिलसिले से संबंधित थे, तो ये कादिरी सिलसिले से संबंधित थे। ये शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे दारा सिकोच, जिनको राजा बनाना चाहते थे शाहजहाँ, लेकिन बाद में कई युद्ध वगैरह हुए जिसमें औरंगजेब जीत गया, औरंगजेब फिर राजा बना था। औरंगजेब जो सिलसिले को मानता था वो था नक्शबंदिया सिलसिला। ये सबसे कट्टरवादी सिलसिला था जो संगीत वगैरह पर विश्वास नहीं करता था, संगीत इसको बिल्कुल पसंद नहीं था। औरंगजेब लेकिन वीणा वगैरह अच्छी बना लेता था, मतलब बजा लेता था, वीणा जो बजाई जाती थी। तो औरंगजेब संगीत के क्षेत्र में पारंगत था, फिर भी संगीत का विरोध करता था नक्शबंदिया सिलसिले में रहने की वजह से। नेक्स्ट बात करेंगे ख्याल और तराना के संस्थापक कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। सीमेंट क्षेत्र और कुछ राज्य हैं, इनको मैचिंग में आ सकता है, तो भद्रावती सीमेंट क्षेत्र जो है कर्नाटक का है, चुर्क है उत्तर प्रदेश का, डालमिया नगर जो है बिहार से संबंधित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, ओखा क्षेत्र जो है ये गुजरात में है, और सूरजपुर पंजाब में है। नेक्स्ट बात करेंगे शून्य आधारित बजट के प्रतिपादक कौन थे, तो इनका नाम है पीटर पार्चर। शून्य आधारित बजट के प्रतिपादक पीटर पार्चर। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो ध्वनि प्रदूषण से है, जिसमें रोड के बीच में जो छोटे छोटे पेड़ लगा दिए जाते हैं तो वो ध्वनि प्रदूषण को कम करने का काम करते हैं। निपक आंदोलन, ये निपक आंदोलन किसने चलाया था, तो इसको दादू दयाल के द्वारा चलाया गया था निपक आंदोलन। महाराष्ट्र में 2 प्रमुख भक्ति धर्म थे, कौन को मतलब पंथ थे एक तरह के, ये 2 पंथ चलते थे, एक बरकरी पंथ था और दूसरा संप्रदाय था धरकरी। तो बरकरी और धरकरी के बारे में पूछा जा सकता है, ये किससे संबंधित है, तो बरकरी वाले कृष्ण को मानते थे और धरकरी वाले राम जी को मानते थे। बिठोवा, ये भी महाराष्ट्र के ही संत थे। बिठोवा पंथ के 3 महान संत कौन थे, तो ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम। इन्हीं तीनों के नाम याद रखने, बिठोवा पंथ में ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, ये तीनों जो हैं यहाँ पे सभी महाराष्ट्र से ही संबंधित है, ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे शिवाजी के गुरु कौन थे, तो रामदास थे शिवाजी के गुरु। रामानंद के शिष्य 12 जो शिष्य थे, ये रामानंद जी जो थे ये 15वीं शताब्दी के गुरु थे। 15वीं शताब्दी में इनके 12 शिष्य थे जो कि सभी लगभग यहाँ पे फेमस व्यक्ति हैं। तो रविदास इनके शिष्य थे, जिनको रैदास भी कहा जाता है। कबीर इनके शिष्य थे जो कि जुलाहा मतलब जाति से संबंधित थे। धन्ना इनके शिष्य थे जो कि जाट थे। सभी मतलब जातियों से इनके शिष्य बने थे रामानंद जी के। सेना जो थे ये नाई थे, सधना कसाई थे, पीपा राजपूत थे, नरहरि इनके शिष्य थे, सुखानंद थे, सुरसरी, और सुरसरी की वाइफ भी इनकी शिष्य थी, पद्मावती और भावानंद। ये जो शुरू वाले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी रामानंद जी के शिष्य थे। नेक्स्ट बात करेंगे शंकराचार्य का टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो 788 से 820 ईस्वी के बीच में है। और जो संत वगैरह होते हैं उनके कभी कभी नाम अरेंज करने को आ जाते हैं यूपीपीसीएस में या आरओ के एग्जाम में भी फैक्ट काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पे शंकराचार्य जो है 788 से 820 ईस्वी के बीच में। इनका मत कौन सा था, तो अद्वैतवाद इनका मत था। या स्मृति संप्रदाय से संबंधित थे। इनका संप्रदाय था स्मृति और जो मत था वो अद्वैतवाद था। कई बार ये मत वगैरह मैचिंग में आते हैं। रामानुज जो थे, और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता था। प्रच्छन्न बौद्ध, ये महायान शाखा से काफ़ी प्रभावित थे बौद्ध धर्म की। हालांकि ये मानते नहीं थे उतना बौद्ध धर्म को, लेकिन ये प्रभावित थे मतलब महायान शाखा से, तो इसलिए इनको प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। रामानुज जो है ये 12वीं शताब्दी से संबंधित है। ये रामानुज के ही शिष्य थे रामानंद। ये 15वीं शताब्दी के जो रामानंद हैं ये रामानुज के शिष्य थे 12वीं शताब्दी के। और रामानुज का जो मत था, यहाँ पे मत इनके सभी के इंपॉर्टेंट है। रामानुज का मत था विशिष्टाद्वैतवाद। यहाँ पे शंकराचार्य का है अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य का है विशिष्ट अद्वैतवाद, जो कि श्री संप्रदाय से संबंधित है। इसके अलावा निम्बार्कचार्य थे एक लोग, 12वीं शताब्दी में रामानुज के ही टाइम पे थे। तो पूछा जा सकता है ये दोनों समकालीन थे, कौन किसके समकालीन था, ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। और निम्बार्क का जो मत था वो था द्वैताद्वैतवाद।
राम जी होंगे तो कुछ विशिष्ट काम होगा, तो यहाँ पे विशिष्टाद्वैत हो गया। यहाँ निम्बार्क है तो द्वैताद्वैत हो गया। और ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो सनक संप्रदाय से संबंधित है। फिर आते हैं माधवाचार्य, ये 13वीं शताब्दी में थे और इनका मत था द्वैतवाद। यहाँ पे 2 बार यहाँ पे द्वैत आया है। माधवाचार्य का केवल एक द्वैत रहेगा और संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। वल्लभाचार्य की बात करें तो 1479 से लेकर 1531 तक थे वल्लभाचार्य और इनका जो मत था वो था शुद्धाद्वैतवाद। अब इन्होंने एक और शुद्ध कर दिया सब चीज़ को और शुद्धाद्वैतवाद आ गया वल्लभाचार्य के टाइम पे। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे ये। नेक्स्ट बात करेंगे कबीर की, तो कबीर जो है 1440 से 1510 के बीच में थे और ये किसके समकालीन थे, किस राजा के, तो लोधी वंश के सिकंदर लोधी जो सबसे फेमस था, तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे, जो सेकंड नंबर का लोधी वंश का था। 3 प्रमुख राजा थे लोधी वंश में, पहला था बेलोल लोधी, दूसरा था सिकंदर लोधी और तीसरा था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया था, उसके बाद मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट बात करेंगे बनचंगा, तो कटौती में गंगा का संबंध किससे है, तो रविदास यानी रैदास से है। और ये जो रैदास जी थे, इनके जो भजन वगैरह हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। तो पूछा जा सकता है किसके भजन है, तो रैदास के भजन है गुरु ग्रंथ साहिब में। 15वीं शताब्दी से संबंधित थे रविदास। गुरु नानक की बात करें तो 1469 से लेकर 1538 तक इनका टाइम पीरियड है। जन्म इनका तलवंडी में हुआ था, ननकाना जो पाकिस्तान में है, मतलब इनकी जन्म और मृत्यु दोनों पाकिस्तान में ही हुए थे। तो जन्म तलवंडी में और मृत्यु करतारपुर में हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे दादू जो हैं ये 1544 से 1606 के बीच में थे, काफ़ी बाद में इनका टाइम पीरियड है, देख लीजिए। 1544 से 1603 के बीच में थे और इनके शिष्य थे सूरदास। तो सूरदास इनसे भी बात किए हैं, 16वीं 17वीं शताब्दी में सूरदास आए थे। फिर तुलसीदास की बात करें तो 1532 से 1623 के बीच में थे और ये किसके समकालीन थे, किस राजा के, तो अकबर और जहांगीर के टाइम के थे। इनके गुरु का नाम है नरहरि दास। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरि दास था। इनका जन्म राजापुर में हुआ था और इसके अलावा इनकी कई सारी रचनाएं, रामचरितमानस, वरवय रामायण, कवितावली, विनय पत्रिका वगैरह, तो वरवय रामायण, ये कई सारी चीज़ें हैं इनकी रचनाएं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे संत शंकर देव। संत शंकर देव जो हैं 1449 से 1568 के बीच में थे और ये असम राज्य से संबंधित थे। शंकर देव एकेश्वरवादी थे, मूर्ति पूजा और कर्मकांड के घनघोर विरोधी थे ये शंकर देव। नेक्स्ट बात करें नौसेना का विद्रोह कब हुआ था। नौसेना का विद्रोह हुआ था 16 फरवरी 1946 को। ये दोनों पूछ लिया जाता है इसलिए यहाँ पर लिखा है। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी को और वायुसेना का विद्रोह 20 फरवरी को हुआ था 1946 में ही। स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किसके मतलब कहाँ से आया था, तो एक पत्रिका थी संजीवनी पत्रिका, जो कि कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका थी। यहीं से स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले आया था। कुछ खेल हैं और किस परिसर में खेले जाते हैं, तो गोल्फ जो है ये कोर्स में खेला जाता है, कोर्स इसके परिसर को बोलते हैं। बेसबॉल जो है डायमंड परिसर में खेला जाता है। साइकिलिंग वेलोड्रम में खेला जाता है, मतलब ये जो मतलब साइकिलिंग कहाँ होती है, वेलोड्रम में। टेनिस, बैडमिंटन और खो खो ये कोर्ट में खेला जाता है। खो खो, इसके अलावा स्क्वैश, कबड्डी और वॉलीबॉल भी कोर्ट में ही खेला जाता है। टेनिस, बैडमिंटन, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी और वॉलीबॉल ये सभी कोर्ट में खेले जाते हैं। घुड़सवारी का काफ़ी पूछा जाता है, तो एरिना में खेला जाता है। क्रिकेट और रग्बी जो है पिच पे खेले जाते हैं। पोलो, फुटबॉल और हॉकी जो है ये फील्ड में खेले जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ खेल और खिलाड़ियों की संख्या किसमें कितनी होती है, तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं सबसे ज़्यादा। फिर हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5। उसके बाद पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। अभी हमने देखा था वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन पोलो में 4 होते हैं। टेनिस और टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, मतलब एक साइड पे एक रहेगा, एक साइड पे एक रहेगा, 2 खिलाड़ी टोटल होते हैं। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियां कितनी हैं, तो 12 कंपनियां टोटल। वर्तमान की बात की जा रही 2023 की, और रिसेंट में जो बनी है वो है REC कंपनी, जो सितंबर 2022 में महारत्न कंपनियों में शामिल हुई है। कच्चा इस्पात में जो शीर्ष देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे चाइना आता है। अब जापान को इंडिया ने पीछे कर दिया है। सेकंड पे भारत आता है और थर्ड पे जापान है। सेकंड पे भारत का स्थान है यहाँ पर इस्पात उत्पादन में। नेक्स्ट यहाँ पर प्रमुख संगठन है जिनके बारे में पूछा जाता है, कब इनकी स्थापना हुई थी, या फिर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसके अलावा 1945 में संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद की भी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में ही स्थित है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पर UNO जो स्थापना हुई थी 1945 और UNSC की 1945, यूनिसेफ की स्थापना 1946 और UNDP की स्थापना 1965 में हुई थी। ये सभी चारों मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ वाला याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है, न्यूयॉर्क में स्थित है इसका मुख्यालय।
नेक्स्ट बात करेंगे विश्व बैंक की। विश्व बैंक, IMF या फिर IFC, यहाँ पर पैसे वाली सभी बात कहाँ आ जाएगी, तो अमेरिका की राजधानी में आ जाएगी, वाशिंगटन DC में। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। IMF की स्थापना भी 1945 में हुई थी। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IFC यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी वाशिंगटन DC में। FAO की स्थापना, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी रोम, इटली में। इटली में इसकी स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करेंगे खाने से रिलेटेड जो जगह होगी वो सभी इटली में ही है। तो FAO और यहाँ पर विश्व भोजन कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है, WFP, ये भी इसका भी मुख्यालय रोम, इटली में ही है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर EU यानी यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। इसका बस यहाँ पर मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, 1993 में स्थापना हुई थी। नाटो की स्थापना यहाँ पर इंपॉर्टेंट, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। EU का मुख्यालय और नाटो का मुख्यालय, दोनों का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। और नाटो का भी रिसेंट में जो सदस्य बन गया है वो कौन सा है? तो वो है फिनलैंड। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में देखिए स्वास्थ्य से रिलेटेड भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। WTO, यहाँ पर पैसा भी है। WTO जो व्यापार भी यहीं होता है, स्वास्थ्य भी यहीं होता है। तो जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। WHO की 1948 में, WTO की 1995 में। रेड क्रॉस का मुख्यालय यहाँ पर, मतलब व्यापार भी होगा, यहाँ पर शांति भी होनी चाहिए व्यापार करना है तो 1863 में, बहुत पहले ही रेड क्रॉस की स्थापना हो गई थी। 1863 में, याद रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। ILO, श्रम भी यहीं पर है। तो 1919 में जेनेवा में स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी, ILO की, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। उसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO जो है, इसकी स्थापना 1967 में जेनेवा में ही हुई थी। बुद्धि यहीं सबके पास है, व्यापार भी यहीं होता है, स्वास्थ्य भी सबका यहीं पे अच्छा है, शांति भी यहीं चाहिए और श्रम भी लोग यहीं पे करते हैं, इसीलिए सब है। नेक्स्ट बात करेंगे मौसम की जानकारी भी इन्हीं को है, उसी हिसाब से ये अपना काम करते हैं। तो WMO का मुख्यालय यहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1951 में स्थापना हुई थी। फिर है यहाँ पर, जब इतना काम व्यापार वगैरह हो रहा है तो दूरसंचार भी अच्छा होना चाहिए। तो 1865 में देखिए रेड क्रॉस जो है 1863 में है और यहाँ पर दूरसंचार वाला 65 में है। तो ये 80s में ही बन गए थे। तो ये जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण मानक संगठन यानी ISO का मुख्यालय 1947 में स्थापना हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद UNHRC 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही। और जो संयुक्त सीमा उच्चायोग यानी UNHCR, ये 1963 में बना था और इसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो बहुत सारे मुख्यालय हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO हो गया, WTO, रेड क्रॉस, ILO, WIPO मतलब मौसम वाला भी यहीं पर है, दूर संचार वाला भी, उसके बाद ISO वाला भी, उसके बाद जो मानव परिषद भी, संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद भी, UNHRC भी यहीं पर है। तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे OPEC का मुख्यालय कहाँ पर है? जो तेल वाले कंट्रीज़ होते हैं उनको OPEC कहा जाता है। 1960 में स्थापना हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा यहीं पर ऑस्ट्रिया से संबंधित अगर कुछ है तो यहाँ पर हथियारों के प्रतिबंध से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो यहीं, मतलब उसका मुख्यालय वियना में ही है। इसके यहाँ पे कौन कौन सा है? तो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, मतलब परमाणु का प्रशिक्षण बंद करने से संबंधित जो मुख्यालय है, 1996 में स्थापना हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। फिर संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक राष्ट्र विकास संगठन यानी यूनिडो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी मुख्यालय कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में। इसके अलावा ऊर्जा से संबंधित जो भी है IAEA, परमाणु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, परमाणु से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में ही है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लंदन में 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ये 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और लंदन में ही इसका मुख्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में स्थापना हुई थी, लंदन में मुख्यालय है। तो कॉमनवेल्थ हो गया और यहाँ पर समुद्र वाला हो गया, इसको IMO कहते हैं। एक और अभी हमने देखा था IMO, तो वो कहाँ पे था? तो वो मौसम वाला था, WMO था ये। WMO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और IMO का मुख्यालय जो समुद्र वाला है उसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट देखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और OECD का मुख्यालय, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय भी पेरिस में 1961 में स्थापना हुई थी। तो OECD और यूनेस्को कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में।
फिर इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। ये तीनों फ्रांस में हो गए, यूनेस्को भी हो गया, OECD भी हो गया और इंटरपोल भी हो गया। लेकिन फ्रांस नहीं लिखा रहता है यहाँ पे, ये क्योंकि बहुत फेमस शहर वगैरह हैं। तो पेरिस में 2 का मुख्यालय है, यूनेस्को और OECD, और लियोन में जो है इंटरपोल का मुख्यालय है फ्रांस में। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक, 1966 में स्थापना हुई थी ADB की, और मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट है अफ्रीकी संघ की स्थापना 2002 में हुई थी, और इसका मुख्यालय अदीस अबाबा जो कि इथोपिया की राजधानी है वहाँ पर स्थित है। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय इथोपिया में है। UNEP का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र जो इन्वायरमेंट कार्यक्रम, यहाँ पे ई का फुल फॉर्म जो होगा वो इन्वायरमेंट होगा, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? UNEP बस याद रखिए 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, नैरोबी केन्या की राजधानी है। नाम यानी गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में है, 1961 में स्थापना हुई थी। आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई जो संघ है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। तो नाम और आसियान बस इसी तरह याद रखिए, जकार्ता में इसका इंडोनेशिया में मुख्यालय है। फिर इंटरनेशनल जो कोर्ट है ICJ जो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। एपेक का मुख्यालय एशिया प्रशांत जो आर्थिक सहयोग, इसका मुख्यालय सिंगापुर में 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, G20 की 1999 में हुई थी। अभी वर्तमान में जो G20 का अध्यक्ष इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इंडिया कर रहा है, और इस बार जो इसका थीम है 2023 वाला इंडिया की तरफ से वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली ऑन फ्यूचर, इंग्लिश में इसको कहेंगे। BREC जो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी, और यहाँ पे जहाँ पे मुख्यालय नहीं लिखे हैं मतलब इसका मुख्यालय कहीं पर नहीं है, मुख्यालय इसके नहीं बने हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB जो है इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। IBSA में कौन कौन सदस्य आते हैं? तो भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका आता है, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू नेपाल में है सार्क का मुख्यालय, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और SCO यानी संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में। यहाँ पर NDB का मुख्यालय संघाई में याद रखिएगा, और SCO का मुख्यालय बीजिंग में है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश में है, और यहाँ पर सार्क का देखा था हमने, काठमांडू नेपाल में है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। क्वाड में कौन कौन से सदस्य हैं? तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हैं। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये इतनी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। वीडियो अगर पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल लेकर उसको पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसमें आपको UP PCS में लास्ट टाइम में क्या क्या करना है उसका डेली का टारगेट दिया जा रहा है, और कुछ क्विज़ कराए जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।